मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 15। पिछले भाग तक हम भाग 14 को पढ़ चुके थे और इसे अच्छे से समझ चुके थे। आज हम 15वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाशीलता एवं ई माइनस मान, है ना। तो ये आपकी पुस्तक में 4.3.8 में दिया हुआ है, तो इसे आप अच्छे से वहां से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बाकी हम अपनी कक्षा में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। रासायनिक अभिक्रियाशीलता, है ना, मतलब केमिकल रिएक्टिविटी एवं ई माइनस मान, है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 4.6 पर दृष्टि डालेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 4.3.8 रासायनिक अभिक्रियाशीलता एवं ई माइनस मान। संक्रमण धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता व्यापक रूप से परिवर्तनशील है ना। संक्रमण धातु मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। जो हमने पढ़ा है, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें वर्ग 12 को हटा के, है ना, वर्ग 12 को जो हम हटा देते हैं, तो वर्ग 12 को हटाकर जो बाकी तत्व हैं डी ब्लॉक में, उन्हें हम संक्रमण धातु बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इनके डी कक्षक में अपूर्ण अपूर्ण इलेक्ट्रॉन, मतलब इनका डी कक्षक जो है वह अपूर्ण होता है ना, इसलिए हम इन्हें संक्रमण धातु बोलते हैं। तो जो संक्रमण धातु है उनकी जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता है, मतलब केमिकल रिएक्टिविटी है, वह व्यापक रूप से परिवर्तनशील है ना। परिवर्तनशील मतलब बदलती रहती है ना। बहुत सी धातुएं पर्याप्त विद्युत धनीय है ना। बहुत सी धातुएं जो पर्याप्त इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तथा खनिज अम्लों में विलेय है ना। जो क्या है, खनिज अम्लों एसिड में विलेय है ना, डिसॉल्व हो जाती है। जबकि कुछ धातुएं उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट मतलब नोबल। हम उत्कृष्ट धातुओं की बात करें तो जैसे कि प्लेटिनम है ना। तो जो प्लेटिनम है वह साधारण अम्लों द्वारा प्रभावित नहीं होती है ना। आपने सुना होगा जो प्लेटिनम है लोग पहनते भी होने, उन्हें क्यों पहनते हैं? क्योंकि वह उत्कृष्ट धातु है, मतलब उनमें जंग वगैरह कुछ नहीं लगती, वो सालों साल तक खराब नहीं होती, इसलिए लोग उन्हें पहनते हैं। इसलिए जो उत्कृष्ट धातु है वह साधारण अम्लों द्वारा प्रभावित नहीं होती। समझ आया? ठीक है, चलो ये समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते। कॉपर धातु को छोड़कर प्रथम श्रेणी के तत्व अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियशील होते हैं, जो 1 H+ आयनों द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना। कॉपर धातु को छोड़कर, अगर हम कॉपर धातु के अलावा बाकी तत्वों की बात करें, जो जो प्रथम श्रेणी के तत्व हैं वह अपेक्षाकृत, है ना, एक्सपेक्टेशन से मतलब अपेक्षा से अधिक अभिक्रियशील होते हैं, है ना। जितना हमने अपेक्षा नहीं की थी उससे ज्यादा अभिक्रियशील या फिर रिएक्टिव होते हैं, जो 1 H+ आयनों द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना। जो कि 1 H+ आयनों द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना। यद्यपि इन धातुओं की हाइड्रोजन आयन H+ जैसे ऑक्सीकारकों से अभिक्रिया करने की वास्तविक दर में कभी कभी कमी आ जाती है। ठीक है, यद्यपि इन धातुओं को जो हाइड्रोजन आयन है, जैसे हाइड्रोजन आयन जैसे ऑक्सीकारक होते हैं, उनसे जो अभिक्रिया करते हैं तो उनके दर में कभी कभी कमी आ जाती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते। उदाहरणार्थ, कक्ष ताप पर टाइटेनियम एवं वेनेडियम तनु ऑक्सीकारक अम्लों के प्रति निष्क्रिय, है ना। जो कक्ष ताप पर टाइटेनियम और वेनेडियम, है ना, टाइटेनियम वेनेडियम कहाँ के? 3D श्रेणी के, है ना। टाइटेनियम वेनेडियम पढ़ा था ना सचिन तेंदुलकर, वेरी, है ना। दूसरे और तीसरे पे क्या है? दूसरे पे टाइटेनियम और तीसरे पे बी से वेनेडियम, है ना। तो कक्ष ताप पर टाइटेनियम एवं वेनेडियम तनु ऑक्सीकारक अम्लों के प्रति निष्क्रिय, है ना। तनु मतलब डायल्यूट डायल्यूट ऑक्सीकारक, है ना। तो जो ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीकारक जो अम्ल होते हैं, जो तनु मतलब डाइल्यूट मतलब वह मतलब जो साधारण अम्ल होते हैं उन्हें हम तनु ऑक्सी, मतलब उनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है ना। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट, है ना।
तो तनु ऑक्सीकरण अम्ल के प्रति निष्क्रिय जब हम M2+ से M में जाते हैं, है ना। यहाँ M क्या दर्शा रहा है, M यहाँ किसी भी 3D मतलब 3D श्रेणी के तत्व को दर्शा रहा है ना। तो जब हम M2+ से M में जाते हैं, है ना, M2+ मतलब M मतलब कोई भी तत्व, जैसे कि कॉपर ले लिया, जिंक ले लिया, है ना। तो वह अपने जब +2 की ऑक्सीकरण अवस्था से अपनी मूल अवस्था में जाता है, तो जो उसका E- होता है ना, E- के मान श्रेणी में विसंयोजी धनायनों के बनाने की घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, है ना। तो M2+ से M के E- के मान श्रेणी में विसंयोजी धनायनों के बनाने की घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, है ना, जो कि अभी हम सारणी 4.2 में अच्छे से देखेंगे। E- के कम ऋणात्मक मानों की ओर जाने की सामान्य प्रवृत्ति प्रथम एवं द्वितीय आयन एंथैल्पी के योग में सामान्य वृद्धि से संबंधित है ना। E- है, देखो अगर देखें तो ये देखो, तो E- है, M2+ से M, तो वह कम ऋणात्मक होता जा रहा है ना। जैसे यहाँ पे -1.63 था, फिर -1.18 हो गया, फिर -0.90, तो क्या हो रहा है, ये कम होता जा रहा है ना। जो कम ऋणात्मक होता जा रहा है, कम ऋणात्मक मतलब धनात्मक ज्यादा होता जा रहा है, तो ये जो कम ऋणात्मक होता जा रहा है ना, तो E- की कम ऋणात्मक मानों की ओर जाने की सामान्य प्रवृत्ति किस वजह से, प्रथम और द्वितीय आयन इंधन, है ना। प्रथम और द्वितीय आयन इंधन, आयन एंथैल्पी क्या था, आयन एंथैल्पी जब कोई परमाणु होता है ना, और उस परमाणु में से हम जब कोई इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं ना, तो जो इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तो हमें एक ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसे हम आयन एंथैल्पी कहते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि जो उसका न्यूक्लियस है ना, जो नाभिक है, वह भी उसे खींचेगा, उसके लिए हमें एक आयनन एंथैल्पी या ऊर्जा देनी पड़ेगी, ताकि हम अपने इलेक्ट्रॉन को परमाणु से निकाल पाए, है ना। तो E- के कम ऋणात्मक मानों की ओर जाने की सामान्य प्रवृत्ति प्रथम एवं द्वितीय आयन एंथैल्पी के योग में सामान्य वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ रहा, चलो आगे बढ़ते। रोचक है कि Mn, Ni और Zn के E- मान सामान्य प्रवृत्ति से अपेक्षित मानों की तुलना में अधिक ऋणात्मक है ना। रोचक बात है कि जो Mn मैग्नीज, Ni निकेल और Zn जिंक है, इनके जो E- की मान है ना, वह सामान्य प्रवृत्ति से अपेक्षित, मतलब हमने जितना अपेक्षित था, तो अपेक्षित मानों की तुलना में अधिक ऋणात्मक। देखो Mn, Ni और कौन सा Zn, है ना। Mn, Ni और Zn, तो ये अधिक ऋणात्मक है जितने हमने अपेक्षा की थी। ठीक है, तो मान सामान्य प्रवृत्ति से अपेक्षित मानों की तुलना में अधिक ऋणात्मक है, जबकि Mn2+ में अर्धभरित डी उपकोष D5 तथा Zn2+ में पूर्णभरित डी कोश का स्थायित्व इनके E- के मानों से संबंधित है ना। जो Mn है, देखो अभी तक तो आपको Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा, है ना। 3D श्रेणी में आता है Mn मैंगनीज, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 3d5 4s2, है ना। तो जब वह अपनी +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में होता है ना, जैसे Mn का कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s2, जब वह +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जाएगा, मतलब उसके 2 इलेक्ट्रॉन वह दान कर देगा, है ना। कहाँ से करेगा, एस कक्षक से, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बनेगा 3d5, है ना। तो वह अर्धभरित डी है ना, जब D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब उसका जो डी कक्षक है वह क्या है, अर्धभरित है। क्यों, क्योंकि डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 5 ही भरे हैं, इसलिए ये क्या है, अर्धभरित। तथा Zn2+, Zn कौन सा, 3D श्रेणी के अंत में आता है। Zn की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2, है ना, अंत में आता है, 10वें नंबर पे आता है, इसलिए उसके डी कक्षक में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2, है ना। और वह जब अपने +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में जाता है, तो क्या हो जाता है 3d10, है ना। Zn2+ में पूर्ण भरित डी उपकोष का स्थायित्व इनके E- के मानों से संबंधित है। तो और आपको पता है कि जब कोई भी किसी भी परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D5 या D10 या फिर अर्धभरित या फिर पूर्ण भरित डी कक्षक होते हैं, जिस परमाणु के पास वह उसे अलग से स्थायित्व प्रदान होता है
है ना। D5 जो अर्धभरित और D10 जो पूर्ण डी कक्षक होते हैं, उन परमाणुओं को अलग से स्थायित्व प्रदान होता है ना। तो यही इनके ई माइनस के मानों से संबंधित है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। निकेल के लिए, निकेल है, निकेल के लिए ई माइनस का मान इसकी उच्चतम ऋणात्मक जलयोजन एंथैल्पी से संबंधित है ना। Mn और Zn का क्या था, मैंगनीज और जिंक था। इनका संबंध किससे था, इनकी इनकी D5 और जो D10 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनसे, है ना, उनके स्थायित्व इनकी ई माइनस के मानों से संबंधित है। लेकिन जब हम निकेल की बात करते हैं तो इसके जो ई माइनस का मान है वह उसकी उच्चतम ऋणात्मक जलयोजन एंथैल्पी से संबंधित है ना। Mn और Zn की उनकी डी कोष में D5 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, और निकेल में ई माइनस का मान इसकी उच्चतम ऋणात्मक जलयोजन एंथैल्पी से संबंधित है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे M3+ से M2+ रिडॉक्स युग्म के ई माइनस मानों के अवलोकन सारणी 4.2 में स्पष्ट है ना। जब हम M3+ से M2+ में जाते हैं, है ना, यहाँ M क्या, यहाँ M किसी भी डी ब्लॉक के तत्व को दर्शा रहा है ना। जैसे कि ZnCu, जब वह अपने +3 से +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में जाते हैं, कैसे जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेकर, है ना, क्योंकि +3 मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दान किए हुए हैं, और +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दान किए हुए, है ना। जब कोई तत्व अपने +3 से +2 में आता है तो वह एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना, तभी वह +3 से +2 में जाता है ना, क्योंकि यहाँ 3 किए थे, यहाँ पर 2 किए। तो M3+ से M2+ रिडॉक्स युग्म के ई माइनस मानों के अवलोकन सारणी 4.2 में स्पष्ट है कि Mn3+ तथा CO3+ आयनन जलीय विलयन में प्रबलतम ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करते हैं। जो Mn3+ तथा CO3+ आयनन जलीय विलयन में प्रबलतम ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करते हैं, है ना। जो Mn3+ है और CO3+ वह क्या, प्रबलतम ऑक्सीकरण करते हैं। और टी देखो, ये क्या करते हैं, आयन जलीय विलयन में प्रबलतम ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि जब हम Mn3+ देखेंगे तो Mn3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 3d4, है ना। Mn2+ का 3d5, Mn3+ का 3d4, है ना। और CO3+ का, CO कहाँ का, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन इट्स फ्री कोचिंग, है ना, 7वें नंबर पे आता है। तो इसके डी कक्षक में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास CO कोबाल्ट की 3d7 4s2, और 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3d6। तो जब हम Mn देखें तो क्या है, 3d4। ये प्रबलतम ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करता है ना, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है ना, मतलब खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, है ना, खुद का अपचयन होगा। तो जब Mn की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 है और वह खुद का अपचयन करेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो, 3d5, है ना। और 3d5 में क्या होता है, Mn काफी स्थायित्व होता है ना, उसके पास काफी स्थायित्व होता है, वह काफी स्थायी होता है, इसलिए Mn3+ से Mn2+ में जाना चाहेगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अपचयन करा, इसलिए वह प्रबलतम ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करता है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, Ti2+ V2+ तथा Cr2+ आयन प्रबल अपचायी कर्मक अपचायक है ना। जो टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+ और क्रोमियम 2+ आयन प्रबल अपचायी कर्मक है, अपचायक। क्यों, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, सचिन तेंदुलकर, है ना, दूसरे नंबर पे आता है। तो इसके डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने, 2, है ना। तो क्या हुआ, 3d2 4s2, है ना। और जब ये अपने +2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, है ना, तो कितना हुआ, 3d2, है ना, 3d2 हुआ। तो यह प्रबल अपचायी कर्मक का काम क्यों करता है, मतलब दूसरों का अपचयन करता है, मतलब खुद का ऑक्सीकरण करेगा। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है Ti का, 3d2, है ना। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बचेगा, है ना। तो Ti4+ कितना हो, उसका इलेक्ट्रॉन 3d2 है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो वह जो उस नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उस पर पहुंच जाएगा और काफी स्थायी हो जाएगा। इसलिए Ti2+ V2+ तथा Cr2+
आयन प्रबल अपचाय कर्मक अपचायक है तथा तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। उदाहरण का Cr2 प्लस उसमें लिया हम प्लस 2H प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस H2 है ना। यहाँ पे Cr2 प्लस क्या प्लस 2 से प्लस 3 में अपनी प्लस 2 की ऑक्सीकरण अवस्था से प्लस 3 की ऑक्सीकरण अवस्था में पहुंच गया है ना, प्लस 2 से प्लस 3। तो इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, और इसका ऑक्सीकरण हुआ और उसने H प्लस से H2 कर दिया हाइड्रोजन है ना, प्लस 1 से शून्य कर दिया है ना, प्लस 1 की ऑक्सीकरण अवस्था से शून्य कर दिया, मतलब इसका क्या हुआ अपचयन है ना। प्लस 1 था, इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या होगा शून्य होगा, तो यह अपनी मूल अवस्था में पहुंच गया हाइड्रोजन है ना। इसलिए ये किसका काम करता है, अपचायक है ना। H प्लस को H2 में मतलब प्लस 1 से शून्य में और खुद को प्लस 2 से प्लस 3 है ना, तो खुद का क्या हुआ ऑक्सीकरण। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गए। चलो आगे बढ़ते दे दो। ये है सारणी 4 है ना, वैसे हमने इसे देखा है, एक बार इसको फिर से दृष्टि डालते हैं है ना। अभी हम मान करके मानक इलेक्ट्रॉन जब हम M2 प्लस से M में जाते हैं, मतलब कोई भी तत्व जिसका ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 2 है वह प्लस 2 से अपनी मूल अवस्था में जाता है ना। तो जो उसका मानक इलेक्ट्रॉन का मान है वह कुछ इस प्रकार दिया गया है ना। टाइटेनियम से लेकर जिंक तक है ना, टाइटेनियम का कितना है -1.6, फिर वेनेडियम का -1.18, ऐसी Cr क्रोमियम का -0.90। अगर आप देखोगे तो जो ऋणात्मक मान है वह कम होता जा रहा है ना। और अगर आप कॉपर को देखो, इसे हम अपवाद भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये काफी ज्यादा धनात्मक है ना। जैसे कि टाइटेनियम क्या है -1.63, लेकिन अगर कॉपर Cu को देखेंगे तो क्या है 0.3 पॉजिटिव है ना, धनात्मक है ना। तो -1.63 से जब हम Zn से Zn आते हैं तो जो इनके मान है वह कम ऋणात्मक होते जाते हैं है ना। ऐसे ही जब हम M3 प्लस से M2 प्लस में जाते हैं, प्लस 3 से प्लस 2 की ऑक्सीकरण अवस्था में, तो वह भी ऐसे कम ऋणात्मक हो जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो सिर्फ TiPCr मतलब टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम है जो कि ऋणात्मक है, बाकी Mn Fe मैग्नीशियम आयरन और कोबाल्ट ये क्या है धनात्मक है। तो अगर आप देखोगे इनकी तुलना में M2 प्लस से M में या से M3 प्लस से M2 प्लस में, तो जो तत्व है वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है ना। जब वह M3 प्लस M2 प्लस में जाता है वह एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, लेकिन जब वह हम M2 प्लस से M की बात करते हैं तो वह तत्व इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है ना, तभी ये ज्यादा ऋणात्मक है और यहाँ पे इनकी तुलना में यह ज्यादा धनात्मक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये घनत्व है, डेंसिटी है, जो कि स्कैंडियम से जब जिंक तक जाते हैं तो बढ़ती चली जाती है। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि अगर आप देखें जिंक है कि अंत में है लेकिन इसकी 7.1 है और कॉपर इससे पहले इसकी 8.9 है ना। अपवाद केमिस्ट्री में हर जगह होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 4.6, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के ई माइनस के मान है ना। जो संक्रमण धातु है ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसके प्रथम श्रेणी के ई माइनस के मान है जब वह M2 प्लस से M में जाते हैं ना, प्लस 2 की ऑक्सीकरण अवस्था से अपनी मूल अवस्था में जाता है जब कोई तत्व संक्रमण धातु है, तो उनके मान दिए गए हैं B से Cu तक है ना। तो वेनेडियम का कितना है -1.18, Cr का -0.91, Mn का -1.18। तो अगर आप देखो जब वेनेडियम से कॉपर तक जाते हैं तो वह धीमे धीमे कम ऋणात्मक होते जाते हैं और कॉपर तो अपना क्या है धनात्मक है ना। तो ये पूछ रहे हैं इन मानों में अनियमितता के कारण को समझाइए। अगर आप देखेंगे तो इन मानों में काफी अनियमितता है। जैसे हमने बोला है कि जब बी से सी वेनेडियम से कॉपर की तरफ जाते हैं तो वह कम ऋणात्मक होते जाते हैं, लेकिन अगर आप Cr क्रोमियम को देखें तो ये -1.8 से -0.9 गया, लेकिन Mn -1.18 ही है, मतलब इधर से इधर तो घटा है ना ऋणात्मक, लेकिन यहाँ से यहाँ वह बढ़ गया है ना। इसलिए इसमें जो अनियमितता है इनके कारण को समझना है ना। तो E माइनस M2 प्लस से जब M के मान अनियमित नहीं है ना, ये मान नियमित नहीं है ना, अनियमित हमें पता है, इसे हम आयनन एंथैल्पी में अनियमित परिवर्तन जो डेल्टा IH2 प्लस डेल्टा IH2 है तथा
उत्पादन एंथैल्पी द्वारा समझा जा सकता है ना। क्या है इनकी आयन एंथैल्पी और उत्पादन एंथैल्पी द्वारा समझा जा सकता है, जो कि मैग्नीशियम और वेनेडियम के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ना। जिससे जो उनका मेन रीजन है वह क्या है, आयनन एंथैल्पी है ना। तो जो आयनन एंथैल्पी पे अनियमितता है उसकी वजह से जो संक्रमण धातु है इनके मानों में भी, ई माइनस के मानों में भी अनियमितता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आए। चलो आगे बढ़ो। आज हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाशीलता एवं ई माइनस, है ना। ये हमने आज खत्म कर दिया है, इसलिए आप इसे अच्छे से अपनी पुस्तक में पढ़ लीजिए। ये आपकी पुस्तक में 4.3.8 में दिया हुआ है। उसके बाद हमने उदाहरण नंबर 4.6 को देखा और अच्छे से समझा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 4.7, उसके बाद चुंबकीय गुण, है ना। जो डी ब्लॉक तत्व है उनके जो चुंबकीय गुण है हम उन पे भी चर्चा करें। और वह आपकी पुस्तक में 4.3.9 में दिया हुआ है। इस एक बार उसे देख जरूर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग।